लेखिका डॉक्टर उषा अग्रवाल है। बात सन 1581 की शुरुआती दिनों की है। अकबर के संरक्षक बैरम खां के बेटे अब्दुल रहीम खान खाना के पास कवि का कोमल दिल ही नहीं, शाही आन शान और मुगल साम्राज्य के लिए मर मिटने का जज्बा भी था। उसके बाजुओं में कितनी ताकत थी, यह उन्होंने गुजरात, विजय, मेवाड़ के कुंभलनेर और उदयपुर के किले पर अधिकार करके साबित कर दिया था। बादशाह अकबर ने अब्दुल रहीम की बहादुरी, ईमानदारी और समर्पण के भाव को देखकर ही उसे मीर अर्ज़ की पदवी से नवाजा। तो इसमें कोई पक्षपात नहीं था, बल्कि वे जानते थे कि कलम और तलवार के धनी रहीम खान खाना कूटनीति के भी अच्छे जानकार हैं। तभी तो बादशाह ने उन्हें मेवाड़ मामले और खासकर महाराणा प्रताप की चट्टानी आन को तोड़ने के लिए अजमेर की सूबेदारी सौंपी थी। जिस काम को मानसिंह जैसा सेनापति और खुद बादशाह अकबर नहीं कर सके, उस काम को करने के लिए खान खाना को अजमेर भेजना, और वह भी यह कहकर कि शेर को जिंदा पकड़कर दरबार में पेश करना है, कुछ अजीब लगता है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं एक नायक की काबिलियत के प्रति एक बादशाह का विश्वास भी झलकता है। अजमेर आकर रहीम ने पहले बेगमों, बांदियों, बच्चों को अस्त्र शस्त्र रसद समेत शेरपुर के किले में सुरक्षित रखा, ताकि उनकी गैरमौजूदगी में वे सब सुरक्षित रह सकें। अब बेगमें क्षत्रानियां तो है नहीं कि पति को लड़ाई में भेजकर खुद किले में तीर, भाले, तलवार चलाने का अभ्यास करती रहें। यह तो शाही फौज के साथ सुरक्षा के साए में रहने वाली हरम की औरतें हैं, जिन्हें अपनी अस्मत की रक्षा के लिए मर्दों पर ही निर्भर रहना है, क्योंकि इस्लाम धर्म इससे आगे की उन्हें इजाजत नहीं देता। अब्दुल रहीम खान खाना किले के विश्राम गृह में बैठे पुसोपेश में हैं, परेशान हैं, सोच रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे कि कैसे इस अरावली के शेर को काबू में करें। राणा प्रताप सिर्फ मेवाड़ पर नहीं, लोगों के दिलों पर राज करता है। आन का पक्का, भीलों का राजा नहीं, उनका साथी है। कोई तो उसकी कमजोरी पकड़ में नहीं आ रही, जिसके सहारे वह आगे बढ़े। सारे सियासी दांव पेच उनकी बेखौफ दिलेरी के सामने फीके पड़ जाते हैं। तनमन में मेवाड़ प्रेम और स्वदेश सम्मान की रक्षा का संकल्प लिए यह राणा बिना समुचित सेना और हथियारों के भी शाही सेना पर भारी पड़ जाता है। भीलों का रणकौशल गजब का है। उनकी पत्थरों और तीरों की मार के आगे मुगलिया सेना के पांव उखड़ जाते हैं। ये भी पढ़े शॉर्ट स्टोरी हिम्मत वाली लड़की। आखिर क्या हुआ हल्दी घाटी में? राजा मानसिंह युद्ध जीत गए, उदयपुर छीन लिया, लेकिन क्या वाकई यह मुगलिया फौज की जीत थी? सारी रसद लुट गई, न राणा बंधे न उनका कुंवर। खाली हाथ भूखी प्यासी सेना को लेकर मानसिंह वापस आगरा लौटे थे। तो क्या राजा मानसिंह का शाही स्वागत हुआ था? नहीं। किस तरह इस बेकाबू राणा को काबू में करें, यह वो समझ नहीं पा रहे। अचानक उनकी बड़ी बेगम ने विश्राम घर में प्रवेश किया और बोली, क्या बात है मेरे सरताज, बड़े सोच में हैं? कोई परेशानी? परेशानी ही परेशानी है बेगम, एक हो तो बताएं। आपको याद है न हल्दी घाटी से लौटने पर मानसिंह की कितनी बेइज्जती हुई थी? बादशाह की पेशानी पर बल थे और उन्होंने कहा था कि क्या मानसिंह उम्मीद करते हैं कि उनकी इस शर्मनाक जीत पर हम जश्न मनाएंगे? माँ दौलत तो उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। हाँ मुझे याद है, बड़ी बेगम ने कहा। बादशाह ने बदायूनी को तो सोने की मोहरों से नवाजा था और मिर्जा राजा से नाराज ही रहे थे। बादशाह तो इतने नाराज थे कि उसके 3 महीने बाद वे खुद ही मुहिम पर निकले थे और एक नहीं 3 हमले राणा पर किए थे। तो राणा कौन से बादशाह के हाथ आ गए थे? चिंता से छटपटा रहे रहीम ने कहा, अरे बेगम, उसके बाद भी तो जगह जगह थाने बनाए गए, हमले किए गए, लेकिन राणा के छापामारों ने मुजाहिद खां जैसे हैवानी थानेदार को भी मार डाला। 1 साल बाद 15 अक्टूबर 1577 को शाहबाज खां को भेजा गया। उसका खौफ तो जरूर फैला, लेकिन वह भी तो बेकाबू राणा को बांधने में नाकाम ही रहा। 3 साल उन्हीं अरावली की पहाड़ियों में झक मारने के बाद खाली हाथ ही तो लौटा था। फिर अजमेर के सूबेदार बने दस्तम खान। वह मेवाड़ क्या जाते जब आमेर में ही दम तोड़ना पड़ा। लेकिन मेरे हुजूर, आप ये सोचिए कि इन सब के बाद जब यह तय हुआ कि किसी खास बंदे को इस बेहद संगीन मामले से निपटने को भेजा जाए, तो बादशाह सलामत को सिर्फ आप सूझे। कितना विश्वास है उनको आप पर और आपकी काबिलियत पर। आपको तो खुश होना चाहिए बेगम। आलमपनाह का यही भरोसा तो मुझे खाए जा रहा है। सोचिए क्या होगा अगर यह भरोसा टूट गया। रहीम वाकई परेशान थे। इस तरह हिम्मत हारना आपको शोभा नहीं देता हुजूर। पूरे हौसले के साथ टूट पड़िए दुश्मनों पर। आपके सामने वह है क्या भला? आप भूल गए गुजरात विजय को, जब आपने बिना मदद का इंतजार किए सिर्फ 10,000 सिपाहियों को साथ लेकर सुल्तान मुजफ्फर की 1 लाख पैदल और 40,000 घुड़सवार सेना को परास्त कर दिया था। बेगम अब्दुल रहीम खान खाना को प्रोत्साहित तो कर रही थी, पर उनके मन में भी डर था। वह भी जानती थी कि भरोसा टूटने पर बादशाह कैसा कहर बरपा करते हैं। ये भी पढ़े शॉर्ट स्टोरी कर लो दुनिया मुट्ठी में। बेगम, आप ख्वाह मेरी झूठी हौसला अफजाई मत कीजिए।
क्या आपको पता नहीं कि मेरे पीछे उधर आगरा में साजिशों का दौर चल रहा होगा? बादशाह के कान भरे जा रहे होंगे। अब्बा हुजूर ने बादशाह को इस लायक बनाया, गद्दी नशीन कराया, राजकाज संभाला, उन्हें सियासत सिखाई। जब उन्हें बेइज्जत करने में बादशाह को मिनट नहीं लगा तो भला मेरी बिसात क्या है? आपको शायद पता नहीं है कि हुमायूं की शिकस्त के बाद शहंशाह शेरशाह ने अब्बा की मिन्नतें की थी कि वह उनके साथ ही रहे, लेकिन अब्बा हुजूर ने हिंदुस्तान के शहंशाह का साथ छोड़कर हुमायूं का साथ दिया था। अपने पति को शायद ही कभी इतने भावावेश में देखा होगा। बेगम ने अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले रहीम बड़े गंभीर व्यक्ति थे। बेगम बोली, हाँ मेरे सरताज, मुझे तो यह भी पता है कि जब बादशाह अकबर गद्दी पर बैठे तो उनका सदर मुकाम सरहिंद था, क्योंकि दिल्ली और आगरा पर अफगानों की तलवार मंडरा रही थी। इस मुसीबतजदा बादशाह को हेमू से निजात अब्बा हुजूर ने ही दिलाई थी। यही नहीं, अब्बा हुजूर ने बादशाह की हिचकिचाहट के बावजूद निहत्थे हेमू को मारकर और सिकंदर शूरी से समर्पण करवाकर इस बड़ी सल्तनत की नींव डाली थी। अबुल फजल भी अकबरनामा में स्वीकारते हैं, बैरम खां वास्तव में सज्जन था और उसमें उत्कृष्ट गुण थे। वस्तुतः हुमायूं और अकबर दोनों ही सिंहासन प्राप्ति के लिए बैरम खां के ऋणी थे। खान खाना के चेहरे पर फिर वही बेबस हंसी खेल गई। क्या अब्बा उस दर्दनाक मौत के हकदार थे जो उन्हें पाटन में मोहम्मद खां के हाथों मिली? बोलिए बेगम, क्या मेरा डर नाजायज है? उन्हें पिता की स्वामी भक्ति और बदले में मिला अपमान, धोखा, मौत आज बहुत विचलित कर रहा था। वो तो वैसे भी बड़े नेक, ज्ञानी और नम्र थे। उनके बारे में मशहूर है कि वह दान करते समय अपनी नजरें नीचे रखते थे, कारण पूछने पर उत्तर देते। देनदार कोई और है, भेजत है दुमरान, लोग भरम हम पर करें, ताते नीचे नैन। ऐसे रहीम खान खाना आज महाराणा को कुचलने के अभियान पर हैं। अब जो भी हो, काम तो करना ही है। यह सोचकर उन्होंने कहा, बेगम रात बहुत हो गई है, आप सो जाएं, कल सुबह मैं फौज के साथ मुहिम पर निकलूंगा। आप सब हिफाजत से रहें, इसका मैंने पक्का बंदोबस्त कर दिया है। आप किसी भी तरह की फिक्र न करें। सुबह खानखाना मेवाड़ के भीतरी भाग की खाक छानने के लिए कूच कर गए। उनका मुख्य लक्ष्य था महाराणा को बांधना, विवश करना। दिन बीत चुके थे, लेकिन इस जंगली चीते का कुछ भी अता पता नहीं लग रहा था। थके हारे तंबू में बैठे दूसरे दिन की योजना बना रहे थे, तभी एक विश्वस्त गुप्तचर भागता हुआ आया। हुजूर, गजब हो गया, शेरपुर का किला राणा ने लूट लिया, सारी रसद, हथियार, सब कुछ। गुप्तचर हौंकता हुआ बोला, शेरपुर का किला, क्या रसद, हथियार और उसमें रह रहे लोग, बेगम, बांदियां, बच्चे? रहीम खान खाना यह कहकर बिलबिला उठे। उनकी आत्मा कांप उठी, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन औरतों की करुण चीत्कार से उनके कान फटने लगे जिन्हें समय समय पर मुगल सैनिकों ने रौंदा था। उन्हें याद आई 25 फरवरी 1568 की बादशाह की चित्तौड़ विजय, जब किले में पहुंचने पर हजारों नारियों की धधकती हुई चिताग्नि ने उनका स्वागत किया था। ये भी बड़े इश्क के चक्कर में, दाऊद में बनाई थी एक ऐसी योजना। एक कमजोर इंसान की तरह अब्दुल रहीम खान खाना भी मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि प्रताप के निवास में पहुंचने से पहले उसकी बेगमों को मौत आ जाए। तभी उन्हें ध्यान आया कि जंगलों की खाक छानने वाला राणा भला हरम क्या रखता होगा। लेकिन फिर भी औरतें बर्बाद तो हो ही सकती हैं, कैसे बचाएं उनकी अस्मत? यह सवाल जहन में आते ही रहीम के मुंह से निकला, हम तो न दीन के रहे न दुनिया के, अब करे तो क्या? और तभी खान खाना गा उठे, सुमिरो मन दृढ़ करके नंद कुमार, जो वृषभान कुंवारी के प्राण आधार। वे सिसक उठे और अपने ही हाथों से चेहरा ढककर निढाल पड़ गए कि तभी कानों में स्वर गूंजा, हुजूर, हुजूर, उठिए, आपसे मिलने कोई दूत आया है। कहता है उसे महाराणा ने भेजा है। क्या महाराणा ने भेजा है? उसे बाइज्जत पेश करो, उसके साथ कोई भी बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। आगंतुक आया। अब्दुल रहीम खान खाना उसे देखते रह गए। गोरा चिट्टा रंग, ऊंचा कद, मजबूत काठी, चेहरे पर ऐसा रुआब जो राजाओं के चेहरे पर होता है। वो उसे देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे, दूत ऐसा है तो राणा खुद कैसा होगा। लेकिन प्रकट में पूछा, कहिए क्या खिदमत करें आपकी? युवक की रोबीली आवाज गूंज उठी, सूबेदार साहब, आप मेरी खिदमत क्या करेंगे? मैं अकेले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर आप चाहे तो। रहीम ने हाथ उठाया तो सिपाही बाहर चले गए। उन्होंने कहा, अब आप कहिए। आगंतुक का गंभीर स्वर फूटा, मैं एकलिंग महाराज के दीवान महाराणा प्रताप का एक सेवक हूँ। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। हाँ हाँ कहिए, हमें उनकी सभी शर्तें मंजूर होंगी। अजमेर के सूबेदार अपने धड़कते दिल पर काबू रखकर बोले, बस एक बार राणा बादशाह सलामत के हुजूर में चल पड़े और दरबार में उन्हें कोनिश कर ले, फिर मेवाड़ के जो हिस्से छीन लिए गए हैं वे सभी उन्हें वापस मिल जाएंगे। कोनिश, हारमास के उस मामूली इंसान को
वह है क्या? एक आक्रमणकारी की अत्याचारी औलाद। सूबेदार साहब, वह आपका बादशाह होगा। हमारे राणा का तो वह बस एक प्रतिद्वंद्वी है। अब्दुल रहीम खान खाना का हाथ म्यान पर गया तो उस युवक का खनकदार स्वर उभरा, सूबेदार साहब, तैश मत खाए, पहले पूरी बात सुनिए। राजनीति से ऊपर उठिए, मैं किसी और उद्देश्य से आया हूँ। खान खाना बोले, कहिए क्या चाहते हैं आपके राणा हमसे? कुछ देना चाहते हैं आपको। गलती से आपके बच्चे बेग में बंदी बना ली गई है, उन्हें हमारे राणा लौटाना चाहते हैं, बस। ऐसे होते हैं राजपूत। वे हैरान थे, फिर मिर्जा राजा क्या राजपूत नहीं? उनका तो ऐसा किरदार नहीं। क्या वाकई उन्हें काफिर कहा जा सकता है? सोचते सोचते भी खान खाना प्रकट में बोले, तो भला इसमें पूछना क्या? यह तो मेहरबानी है हम पर। नहीं, यह तभी संभव हो सकता है जब आप हमारा साथ दें। पालकियां आएंगी लेकिन उन्हें रास्ते में कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। वे सीधे आपके पास आएंगी। मंजूर है तो बोलिए। खान खाना सोच में पड़ गए। उन्हें अलाउद्दीन खिलजी का किस्सा याद आया। डोलियां चित्तौड़ की ही तो थीं। कहीं यह शातिर प्रताप की कोई चाल तो नहीं? समझ में नहीं आता क्या करें। दिमाग का कहना है इस नौजवान को अभी बांध लो, मन कहता है इसकी बात मानो। तभी वह नौजवान हंस पड़ा। सोच में पड़ गए सूबेदार साहब। यही न कि कहीं पद्मिनी बाई साकी डोलियों की तरह इनमें से भी सिपाही न निकल पड़े। तो वह धोखे के जवाब का धोखा था। यह तो अपनी इच्छा से महाराणा आप पर मेहरबानी करना चाहते हैं। इसमें भला धोखा क्यों? देख लीजिए, हमारी सच्चाई पर भरोसा हो तो ठीक है, वरना निकल तो मैं जाऊंगा। ठहरो, मुझे मंजूर है। दिमाग पर मन हावी हो गया और इस आत्मविश्वासी युवक पर भरोसा करने का मन कराया खान खाना का। नियत दिन डोलियां आईं। आगे आगे घोड़े पर वही युवक सवार था। खान खाना के सिपाहियों के हाथ म्यान पर, लेकिन सब चुप। युवक उन सभी डोलियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। पहले बांदियां निकली, फिर उन्होंने पालकियों के पर्दे हटाए और बेगमों और बच्चों को बाहर निकाला। सबसे अंत में बड़ी बेगम बाहर आई। उन्हें देखकर खान खाना की सांस में सांस आई जो अब तक जाने कहाँ अटकी थी। यह सोचकर कि क्या पता किस डोली में से राणा निकलकर टूट, किस में से कुंवर अमर सिंह छलांग लगा दे। ये भी पड़े मदर्स डे स्पेशल, सासुमां के साथ रंग। युवक बाहर जाने को मुड़ा। रहीम ने टोका, रुको नौजवान, तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं उसका बदला तो नहीं चुका सकता। लेकिन फिर भी, यह कहते हुए खान खाना ने अपने गले से वह नौलखा हार निकाला जो बादशाह ने उन्हें सुल्तान मुजफ्फर को परास्त करने पर दिया था। बेगम हड़बड़ाए, हाँ, क्या गजब कर रहे हैं आप? जानते हैं ये कौन है? ये है राजकुंवर अमर सिंह। इनकी खातिर कीजिए, ये इनाम लेंगे भला आपसे। रहीम को काटो तो खून नहीं। वह कुंवर को बस देखते ही रह गए। बड़ी बेगम ने हाथ पकड़कर अमर को तख्त पर बिठाया और शौहर से बोली, ये सच्चे राजपूत हैं। ये किसी की बहू बेटी की इज्जत से नहीं खेलते, उन्हें दरिंदों से बचाते हैं। मेरी जिंदगी का तो बेड़ा पार हो गया हुजूर। मैंने इनके अब्बा हुजूर के भी दर्शन कर लिए। फिर कुछ सोचते हुए बड़ी बेगम बोली, उस आपके अकबर बादशाह के दुश्मन ने कहा कि हमारी दुश्मनी बादशाह से है, उसके मातहतों से नहीं। जानते हैं, एक दिन इनके अब्बा हुजूर हमारे तंबू के बाहर खड़े होकर अंदर आने की इजाजत मांग रहे थे। मैं हैरान परेशान बदहवास सी भागी और उनके कदमों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। बेख्याली में मैं बेपर्दा हो चुकी थी, लेकिन उस इंसान ने हमारे कंधे पर अपना दुशाला डाला और बोले, माँ, आपका स्थान चरणों में नहीं, सिर माथे पर है। अमर, इन सभी माता बहनों को सम्मान से खानखाना के पास पहुंचाओ। रास्ते में कोई कष्ट न हो। ये भी पढ़े सीरियल स्टोरी मासूम कातिल भाग 1। बड़ी बेगम उठी, लोहबान जलाया और अमर सिंह की आरती उतारते हुए बोली, बेटा, आज से तुम मेरे बेटे हो। मुझे अब फतह और शिकस्त से कोई वास्ता नहीं। जब तक जिंदा हूँ तुम्हारी सलामती की दुआ मांगती रहूंगी। कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेगा, अकबर बादशाह हो या खुद मेरे ये शौहर। खानखाना की आंखें भर आई, गला रुंध गया। रोकते रोकते भी आंसू धुले की पड़े। इस क्षण वे न एक सूबेदार थे, न बादशाह के 5000 मनसबदार। वह थे एक आम आदमी, एक कोमल हृदय कवि। उन्हें लगा कि प्रताप ने उन्हें ही नहीं, अकबर बादशाह को भी करारी शिकस्त दी है, और यह नौजवान जो उनकी बेगम को नमस्कार करके खेमे से बाहर निकल रहा है, क्या कोई इंसान है? फिर खुद उनके मुंह से निकल पड़ा। और कहानियाँ देखने के लिए कि हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।